संचालन से कोष किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त की और कोष प्रवाह विवरण बनाने की विधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की कि कोष प्रवाह विवरण में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या नहीं आती। आज अपन डिस्कस करेंगे कि कोष प्रवाह विवरण में कोषों के स्रोतों में किन किन मदों को शामिल करते हैं और कोषों के प्रयोग किन किन मदों में होते हैं और कोष प्रवाह विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके लिए जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की गणना अपन ने सीख ली, इसी तरह से फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करना अपन ने सीख लिया। इसके बाद जरूरत पड़ेगी अपने को कोष प्रवाह विवरण तैयार करते समय कुछ छुपी हुई सूचनाएं हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं उनको भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कोषों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड्स। दीर्घकालीन ऋणों जिनमें सार्वजनिक जमाएं, ऋण पत्र आदि शामिल है, उनसे शुद्ध प्राप्त राशि जिसमें ब्याज को जोड़ दिया जाता है और कोई बट्टा हो तो घटा दिया जाता है। तो ये सबसे पहला कोषों का बड़ा स्रोत है। इसी तरह से दूसरा स्रोत है अंश पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि। शुद्ध राशि का मतलब प्रीमियम जोड़कर बट्टा घटाकर होता है। इसी तरह से कोषों के स्रोत का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोगों के विक्रय से प्राप्त शुद्ध राशि। यहाँ प्राप्त शुद्ध राशि का मतलब है विक्रय मूल्य में से विक्रय से संबंधित खर्चे घटाने के बाद प्राप्त राशि। और लास्ट में गैर व्यापारिक नगद प्राप्तियां। गैर व्यापारिक नगद प्राप्तियों का मतलब होता है दान है या विनियोग पर प्राप्त ब्याज है, लाभांश प्राप्त है या कोई उपहार प्राप्त है या मुकदमे में कोई हर्जाना मिला है। तो ये सारे चारों ही सोर्सेज है। और लास्ट में पांचवा सोर्स आ जाएगा व्यवसाय के संचालन से कोष, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो अपन ने डिस्कस कर लिया। ये 5 आइटम है सोर्सेज ऑफ फंड्स के। इसी तरह से कोषों के प्रयोग 7 विभिन्न मदों में हो सकते हैं, इनको एप्लीकेशंस ऑफ फंड बोलते हैं इंग्लिश में। पहला है कोषों का प्रयोग स्थायी संपत्तियों का नगद में खरीदा जाना। यदि कोई स्थायी संपत्तियां नगद में खरीदते हैं तो वो सबसे बड़ा कोषों का प्रयोग है। इसी तरह दीर्घकालीन विनियोगों का नगद में खरीदा जाना, दीर्घकालीन विनियोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं तो वो भी एप्लीकेशंस ऑफ फंड है। इसी तरह से दीर्घकालीन दायित्वों का कोई भुगतान किया जाता है, चाहे डिवेंचर्स का हो, लॉन्ग टर्म लोन्स का हो, तो वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड कोषों का प्रयोग है। इसी तरह से चौथा है अंश या ऋण पूंजी का नगद में शोधन करना। कोई डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है या अंशों का रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का किया जाता है या कोई बाईबैक किया जाता है इक्विटी शेयर का, तो वो भी कोषों का प्रयोग है। इसी तरह से पांचवा है लाभांश का भुगतान। कोई भी प्रेफरेंस या इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। छठा है गैर व्यापारिक भुगतान। गैर व्यापारिक भुगतान मतलब जिसका व्यापार से, संचालन की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं हो, जैसे दान देना है, मुकदमा हारने पर जुर्माना देना है आदि। इसी तरह से सातवां और लास्ट व्यवसाय संचालन से कोषों में कमी। कोषों में संचालन के लाभ हों तो सोर्सेज ऑफ फंड है, और यदि कोषों में कमी हो जाए तो व्यवसाय के संचालन से जो फंड्स यूज्ड इन ऑपरेशन है वो आ जाएगा। इस तरह कोष प्रवाह विवरण बनाने का कोई निर्धारित प्रारूप कोई लॉ में दिया हुआ नहीं है। सामान्यतया इसे 2 तरह से तैयार किया जाता है। प्रथम तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में और दूसरा है खाते के प्रारूप में।
तो व्यवहार में दोनों ही प्रारूप चलन में हैं। अपन दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला, कोषों के स्रोतों तथा उपयोगों के विवरण का प्रारूप। परफॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। यह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, नहीं वर्टिकल फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में जिसको कहते हैं। इसमें सोर्सेज ऑफ फंड जो अपन ने डिस्कस किए लिखे हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। दूसरा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तीसरा है रिसीट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कोई और पैसा आया है तो कॉलों से। रेजिंग लोन्स, टर्म लोन्स कोई अपन ने नए लिए हैं तो। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई बेची है उनका सेल प्रोसीड। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से कोई फंड आए हैं तो। और लास्ट, यदि कार्यशील पूंजी में कमी हुई है तो वो सोर्सेज ऑफ फंड है। इसी तरह से एप्लीकेशन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स आ जाएगा। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स जो अपन ने डिस्कस किए वो कोई हैं तो आ जाएंगे, डोनेशन वगैरह। डिविडेंड पेड और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कोई चुकाया है तो ये भी यहाँ आ जाएगा। फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन से कोई फंड जनरेट हुए हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, लॉस्ट हुए हैं तो यहाँ एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वो फंड्स का एप्लीकेशन है तो बढ़ी है कार्यशील पूंजी तो यहाँ आ जाएगी। इनकम टैक्स कोई चुकाया है तो यहाँ तभी आएगा जब उसे एज ए करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं किया गया है। ये तो वर्टिकल फॉर्म में आ गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। यदि फंड फ्लो स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मतलब खाते प्रारूप में बनाना है तो उसका भी प्रारूप यहाँ दिया है। डेबिट साइड सोर्सेज की हो जाएगी, क्रेडिट साइड एप्लीकेशन की हो जाएगी। तो सोर्सेज में सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसी तरह से receipt of long-term loans, receipt from partly paid shares and debentures, shall proceed of fixed assets, shall proceed of long-term investments, receipt from non-operating incomes, funds from operation और net decrease in working capital। चीज़ें वही है जो वहाँ सोर्सेज ऑफ फंड में थी वो इधर आ गई डेबिट में, जो एप्लीकेशन में वो क्रेडिट में आ जाएगी। तो क्रेडिट में आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, redemption of debentures including premium, payment of long-term loans, purchase of fixed assets। इसी तरह से ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब रोकड़ में कोई उधार का या अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स है तो नहीं आएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैश में कोई हुए हैं तो। नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स हैं कोई तो। डिविडेंड पेड है तो इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इनकम टैक्स पेड है, इसे यदि करंट लायबिलिटी नहीं ट्रीट किया गया तो यहाँ आ जाएगा। फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन आ जाएगा और नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये चीज़ें हुई आपकी कि भाई फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। अब इसमें कुछ छुपी हुई सूचनाएं अपने को ज्ञात करनी है तो वो कुछ वर्किंग नोट बनाकर ज्ञात की जाती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्थायी संपत्तियों में कोई परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब बेची है या खरीदी है, वो आपको दी हुई नहीं है तो कैसे ज्ञात करें। तो स्थायी संपत्तियों में परिवर्तन, चेंज इन फिक्स एसेट्स, तो अपन स्थायी संपत्तियों का खाता बनाकर ज्ञात करते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, डेप्रिसिएशन की रेट दी हुई होगी, करंट ईयर में परचेज दिया हुआ होगा। तो ये सब भर दो जोड़ मिल जाती है तो ठीक है। यदि उसमें अंतर आता है तो इसका मतलब है कोई बिक्री हुई है। यदि उसका बिक्री का फिगर नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंस बिक्री आ जाएगा। यदि बिक्री हुई उसकी वैल्यू दी हुई है तो उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। तो ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाकर ही ज्ञात किया जा सकता है।
तो चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों से संबंधित आंकड़े दिए हों, उसके बारे में कोई अन्य सूचना न दी हो, तो उसका आशय दो तरीके से लगाया जाता है कि या तो गत वर्ष की तुलना में स्थायी संपत्तियों में वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो वृद्धि की राशि के बराबर स्थायी संपत्तियां खरीदी गई है, और संपत्तियां जब खरीदी जाती है तो उसे कोषों का प्रयोग माना जाता है, प्रयोग में लिख देंगे। और गत वर्ष की तुलना में स्थायी संपत्तियों में कमी आई है तो कमी की राशि मूल्यह्रास मानी जाती है, जो संचालन से कोष निकालते समय शुद्ध लाभ में जोड़ी जाती है। यदि संस्था हास नहीं लगाती है या स्पष्ट सूचना नहीं दी हुई है तो अंतर की राशि के बराबर स्थायी संपत्तियों का विक्रय हुआ माना जाता है, जो कि कोषों का स्रोत होता है। यदि स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय, विक्रय पर लाभ या हानि, विकृत संपत्ति की लागत या अपलिखित मूल्य आदि के बारे में सूचना दी हो तो संबंधित संपत्ति का खाता बनाकर आवश्यक सूचनाएं ज्ञात कर ली जाती है। और यदि संपत्ति खाता अपलिखित मूल्य पर बनाया जाता है तो उसे अपलिखित मूल्य पर बनाएंगे, और यदि लागत मूल्य पर बनाया जाता है तो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। इसे अपन एक उदाहरण से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो एक उदाहरण लेते हैं जिससे समझने की कोशिश करते हैं कि जो रोकड़ में खरीदी गई संपत्ति है वो अननोन फिगर है, उसे अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण है। फर्नीचर खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष 10,000 और 15,000 रुपये था। तो नीचे देखिए फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 10,000, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी लिखा हुआ है 15,000। वर्ष का मूल्यह्रास 1,000 रुपये अपलिखित किया गया। क्रेडिट साइड में देखिए बैलेंस के ऊपर बाई डेप्रिसिएशन है 1,000। एक पुरानी टेबल जिसका अपलिखित मूल्य 400 रुपये था 1,000 रुपये में बेच दी गई। फर्नीचर ही है ये, तो 1,000 रुपये में बेची और अपलिखित मूल्य था 400, तो बाई कैश आ गया 1,000 और फायदा हुआ 600 का, तो टू P&L आ गया 600, 1000 माइनस 400। वर्ष में फर्नीचर खरीदने में कितने कोषों का प्रयोग किया गया ये पूछ रहे हैं। अब आप क्रेडिट साइड की जोड़ लगा लो, ये आ रही है 17,000, डेबिट साइड की जोड़ लगा लो, ये आ रही है 10,600, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू कैश 6,400। तो फर्नीचर खरीदने में 6,400 के कोष प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये एक अननोन सूचना थी जो एसेट्स अकाउंट बनाकर, फर्नीचर अकाउंट बनाकर अपन ने ज्ञात की। यदि संस्थाएं अपने स्थायी खाते लागत मूल्य पर ही दर्शाती हो, जैसा कि अभी मैंने थ्योरी में बताया, तो उसमें संबंधित हास को हास प्रावधान खाता खोलकर अलग से दर्शाया जाता है, और उस दशा में हास को जो बना हुआ होता है तो कोष प्रवाह विवरण के लिए आवश्यक सूचनाएं ज्ञात करने के लिए स्थायी संपत्ति खाते के साथ साथ हास प्रावधान खाता भी बनाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में स्थायी संपत्ति से जो क्रय या विक्रय की जानकारी प्राप्त करनी है तो हास प्रावधान खाते से चालू वर्ष के हास की सूचना ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए भी अपन एक उदाहरण लेके इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि एक कार जिसकी लागत 2 लाख रुपए थी, इस पर हाथ संचय 1,20,000 था, 50,000 रुपये में बेच दी। तो सबसे पहले कार अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस बीडी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दो बाई बैलेंस बीडी। तो सूचना दी एक कार जिसकी लागत 2 लाख रुपए थी, इस पर संचित हाथ 1,20,000, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दो टू कार 1,20,000, और इसे ये कह रहे हैं 1,50,000 रुपये में बेच दी। तो कार अकाउंट में लिखो बाई कैश 50,000 और बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000। ये दोनों सूचनाएं आ गई।
कार खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष 15 लाख और 20,000। कार अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिख दो 15,000 और लास्ट में क्रेडिट साइड में लिख दो बाई बैलेंस बीडी 20,000, 20 लाख। हाश प्रावधान खाते के प्रारंभिक और अंतिम शेष 6 लाख और 8,25,000 रुपये। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाई बैलेंस बीडी लिखो 6 लाख और टू बैलेंस बीडी लिखो लास्ट में 8,25,000, जो टू कार्ड लिखा उसके नीचे। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप देखेंगे कि डेबिट साइड में 1,20,000 प्लस 8,25,000 टोटल हो गए 9,45,000 और क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख। तो इसका मतलब है कि जो दोनों का डिफरेंस है 3,45,000 वो लिखा जाएगा बाई डेप्रिसिएशन 3,45,000। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय ये चीज काम आएगी। इसी तरह से कार अकाउंट देखिए जो आपने लिखा है, टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 15 लाख, बाई कैश 50,000, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20। तो आपको जो सूचना दी हुई थी कि जो कार बेची उसकी लागत 2 लाख थी, तो 2 लाख में से 50 और 1,20 एक से तक घटाए तो डिफरेंस आ गया 30,000, ये लॉस हो गया। तो यहाँ लिखो बाई पी एंड एल 30,000 और बाई बैलेंस आपको लिखा दिया था मैंने 20 लाख। तो ये टोटल हो गई क्रेडिट साइड की 22 लाख, डेबिट साइड की जोड़ हो रही है 15 लाख की। तो डिफरेंस में लिख दो टू कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 7 लाख। तो लागत मूल्य पर यदि बनाना हो तो इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक इसी तरह से विनियोगों में होने वाले परिवर्तन भी अपन ज्ञात कर सकते हैं और जो आयकर के लिए प्रावधान उसे चालू दायित्व माने नहीं माने, प्रस्तावित लाभांश के बारे में ये जानकारी अभी अपन प्राप्त करेंगे।